नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल फिर चाहे निवेश की बात या बातों ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, ट्विटर के थ्रू। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने सवाल हमें 7045220000 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही ये शो लाइव भी देख सकते हैं। शो के दौरान भी हम कुछ क्वेरीज पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवीन श्रीवास्तव मौजूद है। सरवीन नमस्कार। सरवीन से आउटलुक लेंगे कल के मार्केट पर, लेकिन उससे पहले लेकर आते हैं आज का एक रिकैप। आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला और दबाव के साथ ही मार्केट्स गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 195 अंक गिरकर 73,677 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 अंक गिरकर 22,356 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने ऑटो, पीएसयू बैंक से जुड़े स्टॉक्स में देखी। वहीं आईटी, एफएमसीजी साथ ही मेटल स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। अब दिखाते हैं आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, यानी एफआईएस ने क्या किया है आज के मार्केट में। एफआईएस के नंबर्स लेकर आते हैं। एफआईएस ने आज खरीदारी की है कैश मार्केट में 574 करोड़ की। वहीं डीआईएस ने भी खरीदारी की है 1834 करोड़ के आसपास की। तो ये हैं एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आज के मार्केट के। अब क्विकली पूछ लेते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकता है, इंडेक्स पर क्या राय बन रही है, और उसके बाद आपके सवालों पर करेंगे फोकस। बताइए सरवेन, क्या आउटलुक कल के निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर? देखिए, जो सेकंड हाफ में थोड़ा सा लास्ट में जो वीकनेस आई और जो ब्रेथ 2 दिन से नेगेटिव चल रही है, आई थिंक यहाँ थोड़ा सा आप देखिए कि 22,350 के एरियाज में जो हमने मेंशन भी किया है कि 22,350 के एरियाज में थोड़ा स्ट्रगल तो है मार्केट को। निफ्टी उन दायरों से बहुत ज्यादा निकलने की कोशिश तो कर रहा है, बहुत ज्यादा दूर उनसे जा नहीं पा रहा है। तो आई थिंक साल के स्टार्ट में जो बनाया था 22,100 के आसपास व्यू की, बहुत ज्यादा 22,500 22,550 के ऊपर जा नहीं पाएगा। तो अब ऑलमोस्ट 2 महीने निकल गए हैं, उस मशक्कत में अभी तक निकल नहीं पाया है। तो थॉट यही है कि भाई देखिए, थोड़े प्रेशर्स तो हैं और अब प्रॉफिट टेकिंग आ रही है मिड कैप्स में। अब आप देखिए कहीं कहीं गिरावट रहती है। काफी सारे नाम आज मुझे थोड़े नरम लगे। तो जब मैं आज और कल की ब्रेथ देख रहा था तो ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा बास्केट सेल साइड का होता जा रहा है और बाय साइड के बास्केट या स्टॉक ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो आई थिंक थॉट वही रहेगा कि 22,500 22,550 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक नई जान, नया जोश निफ्टी में नहीं आ पाएगा। और बैंक निफ्टी भी कोशिश तो कर रहा है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर 48,500 के ऊपर निकलता है तब वहां पे उस पे व्यू बनाएंगे। बट फिलहाल स्ट्रगल तो है मार्केट के लिए इन लेवल्स के ऊपर। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए इंडेक्स पर एक आउटलुक। अब बात करेंगे क्वेरीज की, लेकिन उससे पहले क्विकली सरवेन, कुछ सेट ऑफ स्टॉक जो आपके रडार पर रहेंगे। देखिए, दोनों आज बजाज ट्विंस में आप देखिए वैसे ही वीक चल रहे थे, लेकिन आज वापस उन्होंने अपने पीछे गए हफ्तों के लोस तोड़े और आज वॉल्यूम भी था गिरते वक्त और मोमेंटम ने अब साथ छोड़ दिया है। तो अगर आप डेली इंडिकेटर्स को देखेंगे तो कहीं किन डिग्रीज में आप देख रहे हो, बट कहीं वो वापस सेल की तरफ जाने का थोड़ा रुझान नेगेटिविटी की तरफ हो गया है। तो आई थिंक ये ऑलरेडी गिरे हुए हैं, बट ये लगता है मुझे और 5-7% यहाँ पे गिरावट और आ सकती है। तो आई थिंक कल के लिए मैं इनको ध्यान में रखूंगा, क्योंकि फ्रेश, जिसको एसटीबीटी टाइप का ट्रेड बोलते हैं, उस तरह का ट्रेड कहीं यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, लगा मुझे। तो कल के लिए आई थिंक ये प्रेशर्स में रहेंगे दोनों स्टॉक। और एक नाम जो, जैसे मैंने बोला कि नाम ढूंढने में तकलीफ हो रही है बाय साइड में, बट आई थिंक आईजीएल जो लास्ट 4-5 हफ्तों से और जिस तरह से वो चल रहा है, आई थिंक क्लियर कट यहाँ पे डेफिनेटली कल के लिए रुझान पॉजिटिव रह सकता है आईजीएल में। तो इस पे ध्यान रखिए पॉजिटिव साइड में, और बाकी दो पे जैसे मैंने बोला थोड़ा सा नेगेटिव रुझान रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं क्वेरीज की। पहले कॉलर सुनील हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल है। 550 शेयर है मेरे पास, 53 रुपए एवरेज पर। क्या करना चाहिए? और एनएचपीसी है 375 शेयर 88 पर। ओके, तो 88 पर एनएचपीसी, आईआरबी इंफ्रा आपके पास है 53 की आपकी बाइंग है। आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो 53 पर आईआरबी इंफ्रा, साथ ही साथ एनएचपीसी, दोनों पर क्या राय है आपकी सर्वेंद्र? देखिए, अगर इनके पास दायरा लंबा है, खास तौर से आईआरबी की बात करूंगा कि भाई देखिए काफी सालों के बाद एक बड़ी रेंज बना के निकला है। तो अगर इनका दायरा थोड़ा सा लंबा है, 12-18 महीने प्लस वाले होराइजन में है, तो आई थिंक आईआरबी में कॉस्ट से थोड़ा ऊपर एक स्टॉप लॉस पॉसिबली 55 रुपए के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चाहे तो यहाँ पे बने रहे। बट दायरा वही रहेगा कि एक 12 महीने प्लस का दायरा यहाँ लेके चले। और जहां तक रही एनएचपीसी की बात, आई थिंक यहाँ काफी मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है और बेस्ट काफी ओवरबॉट हो गया स्टॉक।
मेरे हिसाब से एक करेक्शन तो आ गया है, बट आई थिंक स्टिल काफी चला हुआ, काफी रनअप रहा है स्टॉक में। 20 वाली चीज ऑलमोस्ट 100 हुई थी, तो आई थिंक नेक्स्ट 3-6 महीने यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि उछालों में कहीं 100 रुपए के आसपास अगर इनको मिलता है 100-105 की रेंज में, तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा बांधे यहाँ पे। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए। अब बात करेंगे अगले कॉलर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संजय श्रॉफ है अहमदाबाद से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर्स हैं और लंबी अवधि के हिसाब से मैंने लिए हुए हैं। मेरा परचेज 2500 रुपीज है, तो उसका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या होना चाहिए। और दूसरा शेयर है एशियन पेंट्स, जिसके 1000 शेयर्स है मेरे पास, और मेरा परचेज प्राइस एवरेज उसका अराउंड 3040 रुपीज है। ओके, तो दोनों पर ही लॉन्ग टर्म व्यू है, दोनों ही दिग्गज स्टॉक्स। एशियन पेंट्स एवरेज पाएंगे 3040, 2500 की खरीदारी। रिलायंस में लॉन्ग टर्म व्यू है, बताइए सर्वेंद्र। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू है रिलायंस में, तो 12 महीने 18 महीने प्लस का व्यू मान के चल रहा हूँ। तो आई थिंक छोटे मोटे लॉन्ग टर्म के हिसाब से 15-20% के ड्रॉडाउन या सब या करेक्शन आते हैं, उतने से इनको अगर तकलीफ नहीं है तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे बने रहना चाहिए इनको। रिलायंस के खास रिलायंस की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात रही एशियन पेंट्स, आई थिंक यहाँ मेरा थोड़ा सा ध्यान रुझान थोड़ा सा मेरा यहाँ पे नरम है, और मुझे लगता है कि 6-12 महीने की अगर अवधि से 12 महीने की अवधि से देखूं तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा 3200 के ऊपर जा नहीं पाएगा। 3100-3200 के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगा, और नीचे पे कहीं इसके लिए 2200-2500 के दायरे भी अब धीमे धीमे खुलते जा रहे हैं। तो ये वीक स्टॉक्स की कैटेगरी में है, लॉन्ग टर्म अपने एवरेज तोड़ चुका है। तो यहाँ मुझे लगता है जिस तरह की वीकनेस रही है लास्ट 1.5-2 हफ्तों में, 2200-2250 के स्तर भी खुले हैं। तो मेरी तो यहाँ राय ये रहेगी कि उछालों में थोड़ा निकले। और एवरेज बहुत जल्दी कर लिया इन्होंने, ये कह रहे हैं मेरा एवरेज 3000 का है, मतलब ये 3400 से 3000 के बीच में इन्होंने एवरेज भी कर लिया। तो आई थिंक वो रणनीति भी गलत है, इतनी जल्दी एवरेज नहीं करते हैं आप। 20-25% आपके लिए हुए भाव से जब इधर उधर होता है स्टॉक, तब जाके आप एवरेज करते हैं। तो आई थिंक एवरेज भी इन्होंने बहुत जल्दी कर लिया, बट उछालों में निकले, मेरी ऐसी राय रहेगी। बात करते हैं राकेश कटारिया से, फरीदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार, मेरे पास 100 शेयर हैप्पीएस्ट माइंड के हैं 902 के हिसाब से, और 1000 शेयर आईडीबीआई के हैं 62 रुपए के हिसाब से। लॉन्ग टर्म प्रीव्यू है मेरा। 62 की बाइंग है आईडीबीआई बैंक, जैसे इन्होंने मेंशन किया, प्लस हैप्पीएस्ट माइंड है 902, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड 2020-21 में जब टॉप आउट हुआ, वहां से एक लंबे दायरे कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। तो मेरी राय तो रहेगी कि भाई 790 उसका 760 के आसपास उसके वर्स्ट केस लास्ट 2.5-3 सालों में खत्म हुए हैं, और बेस्ट केस में जो गया है वो तकरीबन 1100 रुपए तक गया हुआ है। लास्ट 3 साल की रेंज बोल रहा हूँ। तो आई थिंक इन्हीं दायरों में रहेगा। तो अभी रेंज के लोअर एंड पे है, बट ऊपर एक 1050, 1100 के 1100-1050 के टारगेट्स ऊपर में यहाँ आते हुए मुझे दिखते हैं। तो यहाँ ट्रेड में बने रहें। जहां तक रही आईडीबीआई बैंक की बात, आई थिंक यहाँ पे भी फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे, क्योंकि यहाँ नए कोई मुझे समीकरण तो बनते हुए नहीं दिख रहे, और दायरा इनका लंबा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे यहाँ पे भी। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। उमेश शर्मा हमारे साथ कनेक्टेड है। उमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास 1300 शेयर है फैक्ट एट द रेट ऑफ 383, एंड 100 शेयर है स्ट्राइड फार्मा एट द रेट ऑफ 464। लॉन्ग टर्म का व्यू और आपका होराइजन क्या है? 1 ईयर 2 ईयर स्टे कर सकता हूँ, उस पे चाहिए व्यू। क्या ये स्ट्राइड्स फार्मा में तो शानदार प्रॉफिट्स में है आप, आपकी बाइंग 464 की है। सिमिलरली फैक्ट तो स्ट्रॉन्ग मुनाफा है, दोनों में ही रख सकते हैं अभी। और भी क्या सजेशन? आई थिंक मेरी राय तो इनको दोनों में ये रहेगी। आई थिंक फैक्ट में थोड़ा पॉसिबली कहीं लेट हो गए, इन द सेंस कि थोड़ा ऑलरेडी स्टॉक घट चुका है, बट मेरी राय तो रहेगी दोनों स्टॉक इनके डबल हुए थे। आई थिंक आधा मुनाफा बांध ले और आधा इनका फ्री हो जाता है, फिर निश्चिंतता से होल्ड कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हार्दिक शाह हैं गुजरात से। हार्दिक नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास एपीएल अपोलो है 300 शेयर, 1480 एवरेज है। तो ये लेवल पे होल्ड करना चाहिए कि और ऐड करना चाहिए? आपका होराइजन क्या है वैसे? 1-2 साल आई कैन होल्ड। 1-2 साल आप रख सकते हैं।
पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए, एपीएल अपोलो ट्यूब्स 1480 की बाइंग है। देखिए, इनकी एंट्री बहुत लेट है। मेरे ख्याल से 2020 में 140-50 के लेवल चलते थे, तो 10 गुना ऊपर चल चुका है, तब जाके इन्होंने कहीं इसमें एंट्री मारी है। तो बहुत बढ़िया टाइमिंग तो मैं इनकी नहीं बोलूंगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफी सारा जूस इसका निकल चुका है। तो इस ट्रेड को 3-6 महीने के होराइजन से रखें और हर 3-6 महीने में रिव्यू करते रहे। अगर पैसे बन रहे हैं तो खड़े भी रह सकते हैं, बट फिलहाल मुझे लगता है, देखिए अभी तो 1400 समथिंग का इन्होंने बाइंग बोला और कह रहे हैं कि फिर एवरेज, तो इतने अपने लिए हुए भाव के इतने आसपास अब एवरेज नहीं करते। तो नया तो कुछ नहीं करना है, पुराने में जिसमें बने रहना चाहते हैं आई थिंक बने रहे। फिलहाल एक मोमेंटम डेवलप हुआ है, सो 1 से 3 महीने पॉसिबली स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, बट उस केस में भी आई थिंक कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर रखें। मार्केट जिन दायरों में है और जिन जगहों पे है, और ये स्टॉक 10 गुना ऑलरेडी हो चुका है, एक डिसेंट टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, तो कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऐसा मेरा इनको अपोलो पे इनको मेरी राय रहेगी। बात करते हैं अगले कॉलर से, और अगले कॉलर हमारे साथ हैं वरुण बैंगलोर से। वरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। सो आई हैव 100 शेयर्स ऑफ इंडियन ऑयल एट द प्राइस ऑफ 150। मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए, सो आई वांट टू नो इफ आई कैन ऐड मोर इन द कमिंग डेज और इफ देयर इज एनी करेक्शन आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, व्यू लॉन्ग टर्म का आईओसी और ले भी सकते हैं, 174 खरीदारी है, क्या सजेशन। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है तो ये भी पॉसिबली स्लाइटली थोड़ा लेट आए ट्रेड में, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहे। फिलहाल तो ठीक ठाक मुनाफे में है, ट्रेड में बने रहे। और अगर दोबारा लेने की सोचनी है तो आई थिंक सेफ जोन्स वही 120-130 के आसपास हैं। तो अगर यहाँ पे किसी कारणों से कुछ गिरावट आती है एक बाजार में और इनको मौका मिल जाता है, तो आई थिंक 130-120 की रेंज पे ध्यान रखें और वहीं पे कहीं एवरेज करने की सोचें। इन द मीन टाइम जो बने हैं उसमें बने रहे। ओके, बात करते हैं आर्या साहू से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आर्या नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार। सोना BLW के 29 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस है 465 रुपीज। तो 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, साल 2 साल रख सकते हैं, क्या सजेशन रहेगा। सोना BLW में 465 की खरीदारी है, 680 पर कर रहा है ट्रेड, तो 200 रुपए का से ज्यादा का फायदा इनको फिलहाल हो रहा है, क्या सजेशन। देखिए, सजेशन यही है कि 2021 का टॉप रहा इसका, और उसके बाद जब बाजार इतना चला है तो ये पार्टिसिपेट नहीं किया, और अभी भी पॉसिबली उन हाइस से तो काफी दूर है। 800-850 के लेवल्स मुझे मोटा मोटी दिख रहे हैं, आई थिंक उनसे तो अभी भी काफी नीचे चल रहा है। तो थॉट यही है कि भाई जितना ऊपर जूस मिल सके इनको 1 से 3 महीने में निकालने की कोशिश करें। तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 1 से 3 महीना मैक्सिमम इनको बोलता हूँ कि इसमें खड़े रहें। अगर उस टाइम में अगर 800-850 निकाल लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से, हमारे साथ है नवीन खंडेलवाल। नवीन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। मैम ग्रीस कॉटन शेयर है मेरे पास में, 105 शेयर्स हैं, 97 एवरेज बाइंग प्राइस है। तो मेरे पास 5 to 6 मंथ का व्यू चाहिए मेरे को, और लॉन्ग टर्म भी अगर रखे तो कैसा है। ठीक है, पूछ रहे थे 5 to 6 मंथ्स का व्यू भी चाहिए, साथ ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सजेशन चाहिए। ग्रीव्स कॉटन में 97 की बाइंग है, 51 रुपीज का प्रॉफिट है फिलहाल। देखिए, 5 से 6 महीने के लिए अगर मुझे पूछेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह से भी मिड कैप्स में प्रेशर चल रहा है और ये भी कहीं 175-72 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, काफी मशक्कत की कई हफ्ते की वजह, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। तो आई थिंक जब तक 175 नहीं क्लियर करेगा बहुत ज्यादा ट्रैक्शन इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। और जहां तक रही लॉन्ग टर्म की बात, आई थिंक 125-30 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट रहे हैं हिस्टोरिकली। एक ही बार कोविड के आसपास उसके नीचे गया था, बट ब्रॉडली 120-25 हमेशा होल्ड किया है इसने लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 सालों में, कोविड को छोड़ने के अलावा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे अगर लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है तो। ओके, चलिए ये राय रही ग्रीस कॉटन पर, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करें। रुक रहे इस ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से, और जो क्वेरीज हमें मिल रही हैं फटाफट से उन्हें नजर डालते हैं। पहले रुक करते हैं ट्विटर की तरफ, और एक सवाल हमें जो आया है
वो जय ने भेजा है, सवाल है इनका टाटा स्टील पर 114 के भाव पर इन्होंने टाटा स्टील के 2400 शेयर्स लिए हुए हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है, बताइए क्या करें सर्वेंद्र। देखिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर एक मेरे ख्याल से 144 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में फिलहाल 1 से 3 महीने बने रहे। और थॉट यही है कि इसने अभी ताजा अपना 2021 का हाई निकाला है, 153 के आसपास वो हाई है, उसके जस्ट आसपास ही चल रहा है, बट इंट्रा कैंडल निकाला है, इंट्रा मंथ इंट्रा क्वार्टर में ही निकाला है। तो ट्रेड में बने रहें और कोशिश करें कि अगर 1 से 3 महीने में थोड़े और पैसे बन जाए तो मुझे लगता है कि 175 180 के टारगेट्स अगर आने हैं तो ये 1 से 3 महीने में आ सकते हैं। खड़े रहेंगे बनिस्पत इसके कि कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। अनित का सवाल है, सवाल इन्होंने भेजा है साउथ इंडियन बैंक पर 700 शेयर्स हैं, 14 रुपए की खरीदारी है, व्यू है लॉन्ग टर्म। देखिए मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेड में बने रहे, पैसा तो इनका यहाँ पे ऑलरेडी डबल हो गया है। 28.40 पे मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस भी रखें और ज्यादा नहीं, वहां पे अगर आधी क्वांटिटी भी निकलेंगे तो इनकी आधी क्वांटिटी ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। तो 28.40 पे आधी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल यहाँ पे भी 1 से 3 महीने के लिए ट्रेड में बने रहें। रवि का सवाल है यूनियन बैंक पर 136 पर इन्होंने खरीदा है यूनियन बैंक, जानना चाहते हैं 200 के टारगेट्स क्या हासिल हो सकते हैं यूनियन बैंक में, प्लस कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो आप रेकमेंड करना चाहें ट्रेड के हिसाब से। देखिए 200 के टारगेट क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। 400 रुपए का कभी किसी जमाने में स्टॉक था 2010-11 में, और वो लेवल्स पहले आए हुए हैं और बीच में भी 200-225 तो बहुत समय रहा है ये, तो आई थिंक वो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी तो है, बट यहीं से आएगा ये कहना थोड़ा भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला बाजार का रुझान थोड़ा ऐसा है कि निफ्टी में जब तक एक डिसेंट ब्रेकआउट नहीं हो जाए तो और अपसाइड के टारगेट्स फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतने नहीं बचते हैं। तो आई थिंक कहीं एक स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे। मेरे हिसाब से मुझे जो सेफ स्टॉप लॉस इनके लिए दिख रहा है यूनियन बैंक में, वो पिछला जो कंजेशन रेंज बना था 140 के आसपास, उससे थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस रखें आई थिंक। तो 135-140 की एक रेंज बनी थी, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, 134-40 पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें, एटलीस्ट इनको थोड़े पैसे भी वहां आ जाएंगे और ट्रेड में 1 से 3 महीने के लिए यूनियन बैंक में मेरे हिसाब से बने रहे। नई मेरे पास अभी कोई राय नहीं है, जैसे मैंने बोला, अनलेस एंटिल मार्केट पे क्लैरिटी आती है। चलिए, तो ये राय रही आपके लिए यूनियन बैंक पर 158 पर बंद हुआ आज। सवाल इतनी लेंगे सर्वेंद्र के क्लोजिंग कमेंट। जी बिल्कुल, हम यहाँ आते हैं कम से कम समय में ब्रॉड ओपिनियंस बिल्कुल दिल से देने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर एक सलाह जरूर ले लें। ओके, चलिए शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।